2025 सेट फर्स्ट। हाँ, खंड सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6। त्रिभुज AB में एक मिनट मैंने तुम्हें कछु सवाल समझाया, मैं कल। तो मैंने तुमसे एक बात कही कि थेल्स प्रमेय और उसका विलोम, दो चीज इंपॉर्टेंट है। गणित लाए थेल्स प्रमेय को ही हम क्या कहते हैं? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय जाऊ के नाम से जानते हैं हम। थेल्स प्रमेय हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। और थेल्स प्रमेय में जो क्वेश्चन आवेगा वो जा तरीका से आवेगा बेटा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये प्रमेय है आपकी। और सबसे बड़ी बात का है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है। परीक्षा में आने की संभावना अधिकतर रहती है इस प्रमेय की पेपर में आने की संभावना अधिकतर रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है। थेल्स प्रमेय के नाम से वो कह सकते है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से वो कह सकते है, और जाऊ कह सकते हो सीधो बिना नाम के सीधो कह देवे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय पेपर में अधिकतर या तो थेल्स प्रमेय या इसका विलोम पेपर में अधिकतर आ जाता है। ध्यान रखियो, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने का ध्यान दो, जो क्वेश्चन कह रहा हो वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज की बात कर रहा हो है, तो एक त्रिभुज बना लो हमने ABC। एक भुजा के समांतर भुजा ले ली हमने BC, और जाके समांतर एक अन्य भुजा खींची, समांतर अन्य दो भुजाओं को, तो दो भुजा जे हैं, अन्य दो भुजा एक AB और एक AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो भिन्न भिन्न बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो जे है D और एक का है B।
पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो जो खींच देगी एक रेखा, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो जीवाई भुजा और जीवाई भुजा एक ही अनुपात में विभाजित रह रही हैं, जिस सिद्ध करना हमें। यानी कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो दिया है, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले दिया है। क्या क्या दिया है उसे लिखेंगे। दिया क्या है? एक त्रिभुज ABC, ठीक है। जो चीज दी है, या क्वेश्चन में पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन में सब चीज हो जाता है। दिया है को यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो एक त्रिभुज ABC की एक भुजा, और भुजा कौन सी है, कौन सी के समांतर रही है? BC के समांतर अन्य दो भुजा कौन कौन सी हैं? AB और AC। अन्य दो भुजाओं कौन कौन सी? AB और AC। AB और AC, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर AC को, भिन्न भिन्न बिंदु कौन से हैं? D और E, D तथा E, ठीक है। प्रतिच्छेद करने के लिए D तथा E पर प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा कौन सी रेखा? DE खींची गई है, जिस चीज को दई है, समझ गए। तो क्या दिया है? जो क्वेश्चन हो जाता है वह क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब चीज की जानकारी आ जाएगी। कैसे है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो त्रिभुज ABC है, जिसकी एक भुजा BC है, BC के समांतर अन्य दो भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा, समांतर रेखा कौन सी? DE खींची गई है। समझ गए बात है? जो चीज हमें दी है वो तो तय होगा। अब सिद्ध करना है, लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है भाई, समझ लो। ये अन्य दो भुजाएं, ये भुजाएं एक तो AB और एक AC, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो जितापे काट रही क्या है? बा बिंदु पे समान अनुपात में विभाजित रह रही हैं, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे BC, जिस सिद्ध करना है। अब रचना लिखते हैं हम। अगर हमें रचना की आवश्यकता आती है तो, और रचना की आवश्यकता ना आते तो हम कोई रचना ना लिखते। रचना की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज, अब जी हमने क्या करो, रचना क्या करी? D ते C मिलायो एक तो, और एक B ते का मिलायो? E मिलायो। साथ में जापे जी लंब डारो, E ते जे लंब है, लंब को मतलब 90 अंश को कोण, ऐसे ही सेम जापे लंब डारो। जे बिंदु मान लो हमने M, और जे लंब मान लो हमने बिंदु N, ठीक है। हमने जो रचना करी है वो लिख ली हमने। क्या रचना करी है? B से E तथा C से D को मिलाया तथा B से E तथा C से D को मिलाया। एक चीज तो जो काम करो, दूसरा काम क्या करो है हमने के E से AD पर लंब EM खींचा, E से AD पर लंब EM खींचा, ठीक है। अब तथा D से AE पर लंब DN खींचा,
काय पे डी से काय पे ए ई पर लंब क्या खींचा, डी एन खींचा। ठीक है बेटा, डी एन खींचा। जिस चीज रचना करते ही हमने। अब उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब हल कर रहे हैं हम, जो चीज सिद्ध करनी है था। उपपत्ति, उपपत्ति में ध्यान दो। एक तो त्रिभुज ऊपर भाव ADE और नीचे त्रिभुज बन रहा है DEAB। एक साइड में कौन सा त्रिभुज बन रहा है, DEB। ये दोनों का अनुपात। दूसरी साइड में त्रिभुज ADE और दूसरी साइड में त्रिभुज कौन सा बन रहा है, DCE। ये दोनों का अनुपात इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर तो दोनों सेम एक ही त्रिभुज है। ऊपर त्रिभुज कौन सा है, ADE। ऊपर त्रिभुज कौन सा है, ADE। और नीचे जो त्रिभुज है तो क्या है, DEB है, वो काय के बराबर हो जाएंगे, DCE के बराबर, यानी सर्वांग सम। तो हमें वैसे तो कायदा अनुसार ये दोनों सर्वांग सम पहले सिद्ध करने चाहिए कायदा अनुसार, परंतु अगर सर्वांग सम सिद्ध करके नहीं करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा है, आप अगर प्रमेय देखेंगे तो बिना सर्वांग सम के वो आप सिद्ध कर सकते हैं, परंतु कायदा अनुसार अगर करें तो ये दोनों कैसे करने चाहिए, हमें सर्वांग सम सिद्ध करने चाहिए। क्योंकि जब तक सर्वांग सम नहीं होंगे तब तक आप अनुपात समान कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई हम बाद में लिख देंगे क्या चीज है भाई। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का है DBE का क्षेत्रफल। तो आपने क्या किया, ADE को क्षेत्रफल लो, ADE का क्षेत्रफल जाको क्षेत्रफल लेंगे तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। शीर्ष से डाला गया लंब। तो आधार ध्यान दो, आधार तो है वो AD और शीर्ष E पे लंब डाला है EM। बात समझ में आ गई, आधार गुणा आधार तो AD और शीर्ष लंब है वो EM। इतनी बात समझ में आई। अब नीचे बात त्रिभुजों के काजे यही फॉर्मूला लागू कर रहे हैं। तो आधार तो ले लो जाके ले BD, आधार का है वो। अब ये बताओ जाको शीर्ष लंब कौन सा है जामे, बताओगे? शीर्ष लंब यही है EM ही। क्यों? क्योंकि लंब का शीर्ष लंब का मतलब होता है जो आधार पे लंबवत होवे। अगर आप जा बुझाए देखेंगे तो ये लंबवत नहीं होगी बेटा। तो लंबवत जी जरूरी ना कि त्रिभुज के अंदर ही होवे, ने समझने की कोशिश करो। मान लो ये त्रिभुज है तो जहाँ पे ये लंब डालेंगे तो ये तो त्रिभुज के अंदर है, पर कभी कभी त्रिभुज मान लो ऐसे बनेगो तो अब शीर्ष लंब कहाँ डालेंगे, तो ये शीर्ष लंब है वो जी, ये है वो शीर्ष लंब हो जाता है। जाई बाय त्रिभुज के लिए, जा त्रिभुज के लिए जिस शीर्ष लंब होगा, ऐसा कोई आवश्यक प्रतिबंध नहीं है कि त्रिभुज के अंदर ही होगा शीर्ष लंब, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। बात क्लियर भाई? तो जा त्रिभुज में अगर आप देखेंगे BDE में तो शीर्ष लंब जाके अंदर तो होता ना, कहाँ है, बाहर है EM। यानी सामने वाली भुजा पे कहीं भी लंबवत हो, कहीं पर भी, चाहे त्रिभुज के अंदर और चाहे त्रिभुज के बाहर, वही शीर्ष लंब लिया जाएगा। तो शीर्ष लंब का आ जाएगा बेटा EM। बात समझ में आ गई, क्लियर है गई बात, समझ आ गई ना? तो EM थे EM कैंसिल, 1/2 थे 1/2 कैंसिल। तो हमारे पास निकल के आया AD/BD या DB, एक ही बात है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल।
समझ गए? ये है समीकरण 1। अब बात करते हैं हम दूसरे त्रिभुजन में। कैसे है? जैसे अभी बताया मैंने, त्रिभुज ADE, ऊपर तो यही ले आओ, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे नीचे कौन सा त्रिभुज ला जाएंगे? जैसे जाके ले लंब EM समान हो, वो बात त्रिभुज लेना है, और दूसरी साइड में DN लंब समान हो दोनों के लिए, तो जा में DN लंब है ना, और जाके कहा जाए आप नीचे वाले त्रिभुज लेंगे, क्योंकि लंब शीर्ष लंब जो हो गए दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, वो ही त्रिभुज लेने हैं हमें भाई साहब थे। तो जाके कहा जाए त्रिभुज कौन सा? CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं ADE का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार। अब आधार जात्रप लेंगे, क्यों? क्योंकि जात्रप के त्रिभुज इस्तेमाल कर रहे हैं आप, नीचे जो त्रिभुज इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हालांकि जावाए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऊपर लगाकर बाहु ले सकते हैं, सूत्र तो बहु है, परंतु ध्यान देना हो ये बात स्पेशली कि अगर आप जा तरफ को त्रिभुज इस्तेमाल कर रहे हैं ये नीचे वायो, तो आप जाई तरफ को लंब लेंगे और जाई तरफ को आधार लेंगे। समझ गए? तो 1/2 आधार है वो AE, और शीर्ष लंब का है वो DN बटे, अब CDE को क्षेत्रफल लेंगे CDE का, तो जा में 1/2 आधार का लेंगे EC, और शीर्ष लंब का होगा, समझ गए ना, 1/2 आधार है गो EC गुणा DN, और DN थे 1/2 थे, तो ये है गो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE/EC। समीकरण दे दो 2। अब देखो ऊपर तो देखो सेम क्षेत्रफल है त्रिभुज है, पर नीचे सेम ना हो, तो नीचे जब तक सेम नहीं होगा तब तक इन दोनों ने बराबर तो लेना सकते हैं। बराबर कब लेंगे? जब नीचे के क्षेत्रफल कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, और सेम करने को मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। कैसे हो? तो यहाँ नीचे लिख देंगे, बस इतना लिख देंगे। वैसे तो हालांकि सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जावाए त्रिभुज के काजे एक भुजा जे और जाके काजे जी भाई भुजा इक्वल है। क्यों? क्योंकि ओवेनिष्ठ भुजा है। दूसरी बात, जा त्रिभुज के सामने को कोण जे, जा भुजा के सामने को कोण जे, और जा भुजा के जाई के सामने को कोण जे इक्वल होंगे। क्यों? क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि एक ही भुजा के सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। समझेंगे ना? एक कोण जे है को। दूसरी बात, क्योंकि जिवाई भुजा और जिवाई भुजा समांतर है एक दूसरे के। जब दो समांतर भुजा काट रही हो, दो समांतर ही तो होंगे, जे तो सिद्ध दई गई है, जे तो कहते दोनों कैसी हैं? समांतर है। और तीसरा, एक जिवा बराबर है कोण और एक जिवा कोण, जो ऊपर कोण है तो वो काय के बराबर है जाको जाके, क्योंकि एक ही भुजाते बने हुए कोण है। तो कहवे को मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, यानी एक भुजा बराबर दिखाए दो बस सर्वांग सम के लिए। अगर भुजा बराबर नहीं दिखाएंगे तो सर्वांग सम नहीं कहेंगे, फिर बातें फिर वो समरूप श्रेणी में आ जाओ। समझ गए? तो चूंकि क्या लिख देंगे हम, चूंकि नीचे नीचे के जो दोनों होते ना त्रिभुज DBE और जी का है सर्वांग सम को चिन्ह होता है जी, त्रिभुज CDE। ठीक है, ये सर्वांग सम का चिन्ह है बराबर और समरूप का निशान। ऊपर जो निशान होता है जाते कहते हैं समरूप, क्या कहते हैं? और बराबर नीचे लगा दो तो यही सर्वांग सम बन जाता है। ठीक है, तो सर्वांग सम है, इसलिए
जब ये सर्वांग सम है तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और जब दोनों ही जे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर के क्षेत्रफल बराबर है और नीचे सर्वांग सम है तो जो बराबर, तो जाको मतलब ये दोनों RHS कैसी है जानी, तो AD बटे DB बराबर रह जाएगा बेटा AE बटे। बात समझ में आई? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है तुम्हारे लिए। और कल मैंने जाके 2 उप प्रमेय और समझाई तुम्हें, एक दोनों क्वेश्चन में जोड़ के, है ना, ध्यान में, तो घटा के वो बताई मैंने, जाए नोट कर लो बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध करनी है जी। एक त्रिभुज है ABC, जहाँ में जी DE है, पर कन्फर्म हमन ना मालूम है कि जाके समांतर सिद्ध करनी है हमें। तो जे बिंदु हमने E' मान लो अपनी तरफ से जे रचना करी गई है, जाने दिया है एक त्रिभुज ABC, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये चीज नहीं है। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाओं, दो भुजा कौन कौन सी हैं? AB तथा AC, AB तथा AC को एक तीसरी रेखा DE विभाजित करती, इस प्रकार विभाजित करती है, इस प्रकार विभाजित करती है। कैसा विभाजित करती है कि AD बटे DB, AD बटे बराबर AE बटे EC, जितना होगा। अब दिया है जे, तो सिद्ध का करना होगा हमें, सिद्ध उल्टा करना है। पहले हमें ये दोनों समांतर दी गई, कैसी दी गई? समांतर, और सिद्ध जे करना हो। अब जामे जे दे दो है, अब सिद्ध करना होगा दोनों समांतर हैं। क्या सिद्ध करना होगा? BC समांतर DE, जे सिद्ध करना हो। चाहे DE पहले कह लो, BC बाद में कह लो, जिस समांतर को निशान होता है तो डंडा से खड़े हुए, ठीक है। तो जिस समांतर, जिस सिद्ध करना हो, रचना का करिए बेटा, हमने शीर्ष D से और जी जो रेखा DE डैश, शीर्ष D से, या फिर ऐसे ले लो, हमने एक रेखा DE डैश काय के समांतर? BC के समांतर खींची। समझ गए? हमने जो रचना करी है, जो DE डैश रेखा खींची है, वो BC के समांतर खींची है हमने, क्योंकि हमें जितो सिद्ध करना होगा DE समांतर है।
हमें मालूम तो होता ना कि जो समांतर है, पर हमने अपनी तरफ से जो रेखा खींची है DE डैश वो BC के समांतर है। तो उपपत्ति में ध्यान दो ना, AD बटे DB बराबर AE बटे EC दिया है। ये चीज तो दी है, हमें दी है ना। दूसरी चीज, जब हमने जिस समांतर खींची है जाके, तो हम थेल्स प्रमेय पे पढ़ चुके हैं कि जब दो भुजाएं ये समांतर होती हैं तो ये दोनों बिंदु काय में विभाजित करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो AD बटे DB चूंकि DE डैश समांतर BC या BC समांतर DE डैश, अतः थेल्स प्रमेय से कहते थेल्स प्रमेय से जी अनुपात जो होगा भुजन को AD बटे DB वो काय के बराबर होगा, AE डैश बटे E डैश C के होगा, AE डैश बटे E डैश C होगा। बात समझ में आई? अगर हमने DE डैश कोई रेखा BC के समांतर खींची है तो जिनको भुजन को अनुपात बराबर हो। क्लियर है की बात? अब समीकरण नंबर दे दो, हमने जाए 2 जी दे दो 1, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से चाहे तो ऐसा लिख दो, चाहे लिख दो 1 का मान 2 में रखने पर, चाहे लिख दो 2 का मान 1 में रखने पर। बात एक ही है। LHS दोनों की कैसी हैं? बराबर। जब LHS बराबर है तो RHS वो कैसी होंगी? यानी AE बटे EC बराबर होगा AE डैश बटे E डैश C। तो एक चीज ध्यान दो, A तो यूं की यूं ही है और C यूं की यूं ही है, बस E की जगह पे कहाँ आएगा है? E की जगह पे कहाँ आएगा है? पंजाऊ E की जगह पे। तो जाको मतलब ये है कि E और E डैश एक ही बिंदु होंगे तभी तो ऐसा का तो है, अलग अलग बिंदु होंगे तो ऐसा का तो है, ऐसे अनुपात में बराबर होंगे ना, ऐसा समझ रहे? अतः E तथा E डैश एक ही बिंदु होगा, एक ही बिंदु, और जब एक ही बिंदु होगा तो जब DE डैश हमने BC के समांतर खींची है तो जाको मतलब DE काय के समांतर होगी क्योंकि E और E डैश जाना है कि नहीं, यही है जी। वो तो हमने अपनी संतुष्टि के लिए खींच लो है, हमें मालूम तो होता नहीं, जब जाते हमने जी E डैश खींच लो है, पर लेकिन अब हमें मालूम पड़ गई कि E और E डैश एक ही बिंदु है, और जब एक ही बिंदु होगा तो DE BC के का होगी समान। समझ में आई बात? अतः BC समांतर काय के होगी DE, यही आपको सिद्ध करना है। बात आई समझ में? तो बहुत आसान सी प्रमेय है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा परीक्षा के लिए।